आज हमारा पर्पज़ होगा, इसमें हम ये जो स्टेशंस बनाई हुई हैं उसमें बेसिकली हमने एयरवे की स्टेशन बनाई हुई है। इसके अलावा हमने सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलाइजेशन और उसके साथ स्पाइन की मोबिलाइजेशन की लो रोल वगैरह की हुई है। और इसके साथ ऑर्थो की स्टेशन है हमारे पास, जिसमें हम इसके स्किन ट्रैक्शन और बैक स्लेविंग सिखाएंगे डॉक्टर मुराद हमारे पास। और डेंटल के यूजुअली डेंटिस्ट्री अलग से एक हम समझते हैं, लेकिन ट्रॉमा में पेशेंट्स तो साथ ही आ रहे होते हैं ना, तो डेंटल वायरिंग का आपको रफ कॉन्सेप्ट ज़रूर हो, जो MBBS वाले भी हैं और BDS वालों के लिए तो वो मस्ट होती है। और इसके अलावा चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन तो आपको आइडिया हो जाए। इसके अलावा ट्रेक्योस्टमी और रेडियोलॉजी, बेसिक रेडियोलॉजी जो होती है, जो ट्रॉमा में हम देख रहे होते हैं, जिसमें चेस्ट एक्सरे है, CT स्कैन में आपको अभी एक दिन में सब कुछ, जिसको स्टूडेंट है उसको सब कुछ तो नहीं आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर गेन करे। पर्पज़ ये है। तो अब हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। आप लोग तकरीबन हैं घना है नहीं, अराउंड 40 के अराउंड है, 40 है और हमारे पास स्टेशन है 7, तो 5-5 के हिसाब से हम ग्रुप्स बनाएंगे, 7 ग्रुप्स बनाएंगे। और फर्दर हम उसमें डिवाइड करके फिर 20-20 मिनट्स पे रोटेशन करेंगे ना। स्टार्ट करने से पहले सारे सेशन मैं प्रिंसिपल साहब को दावा देना चाहूँगा कि एक कुछ मोटिव दें। और प्रोफेसर अफजल जुनैद साहब है जो हमारे पास सर्जरी के CPSP के हेड है, तो उनसे भी सर को रिक्वेस्ट करेंगे। सर मैं बोलता हूँ। Commonest surgical problem in the world. Commonest surgical problem in the world nowadays is A. Diarrhea, माफ़ कीजिएगा, इलियर परफोरेशन, चेस्ट ट्रामा, फलाना ये। उसका क्वेश्चन का जवाब ये होता है, ट्रामा इज़ नाउअडेज द कॉमनेस्ट सर्जिकल प्रॉब्लम। फिर एक बात याद रखिएगा, जब ट्रामा होता है तो कभी भी एक सिंगल ट्रामा नहीं होता, दिस इज़ अ मल्टीपल ट्रामा के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो हमें एज अ होल पेशेंट को देखना पड़ता है। और उसमें प्राइम है वही जो हम सब सुनते आ रहे हैं, ABC। तो ABCD को देखने के लिए हमें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिफॉर्मिटीज़, इनको देखने के लिए हमें प्रॉम्प्टली का सर्टेन चीज़ें करना पड़ती हैं। मैं अभी जब सर के पास से आ रहा था, वहाँ देख रहा था बैठा हुआ, तो चेस्ट इंट्यूबेशन के लिए इन्होंने बाकायदे थॉरेक्स बना हुआ यहाँ रखा हुआ है, और वहाँ थॉरेक्स के अंदर चेस्ट इंट्यूबेशन होती है। लेकिन वहाँ बहुत, जब मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन जब उस वक्त सर्जरी में काम करते थे, सुबह सवेरे में राउंड पे आता था, मेरे सीनियर बच्चे जो असिस्टेंट और सीनियर रजिस्ट्रार के लेवल के होते थे, बेटा क्या हुआ, इसको सर नीमोथोरेक्स था और हमें चेस्ट इंट्यूबेशन कर दी। भाई ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी क्या है, कुछ पता नहीं। ट्यूब सिलेक्शन कैसे की, उसका कुछ पता नहीं। बेटा एक्सरे कहाँ है, चेस्ट इंट्यूबेशन हुई पड़ी है, पता चला जी एक्सरे में उसको नीमोथोरेक्स है ही नहीं। नीमोथोरेक्स है नहीं तो आपके लिए सर ने रखा हुआ है कि रेडियोलॉजी वाले भी आएंगे, अब वो अंदाज़ा करेंगे कि जी क्या करें और क्या ना करें। तो हमें इन चीज़ों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, एज अ होल ट्रामा देखना पड़ेगा। फिर एक और पड़ा हुआ था सर का ट्रिक्यास्टोमी के ऊपर। जब हम ट्रिक्यास्टोमी सीखे थे, आई एम दो ENT सर्जन नहीं हूँ, लेकिन हम लोग जब ट्रिक्यास्टोमी सीखे थे तो हमारे पास बीमारी अभी भी भागी चल रही है। वो मेरी बेटियों में भी हो रही है, प्रेगनेंसी के बाद, छोटे बच्चों में हो रही है, पैदाइश के बाद, ट्रामा के मेजॉरिटी पेशेंट को हो रही है, और वो उसका नाम था टेटनस। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जो एक साल लेकर आ जाता है। अब उस टेटनस से बचने के लिए जो था कि किसी भी तरीके से बेहतरी हो, एयरवे बेहतर हो, स्पाज्म से बचे, कॉमनेस्ट काज डेथ यही था कि उसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो उसको, तो हम लोग करते थे ट्रिक्यास्टोमी। और यकीन जानिए मैं वहीं से ट्रिक्यास्टोमी सीखा, क्योंकि पेशेंट की पोजीशन वैसे ही यूँ बनी हुई है, न गर्दन हिला सकता है न कुछ कर सकता है। मैंने क्या करना था, थायराइड कार्टिलेज को लेना था, एडम्स ऑफ एप्पल को, और सेकंड और थर्ड ट्रेकियल लिंक पे आकर और सुराग लॉन्गिट्यूडल इंसिजन देकर मसल को स्प्लिट करें या कुछ करें। आप कार्टिलेज का रिंग काटें या न काटें, ट्रामा अंदर थोड़ा सा स्टेप नाइफ देकर अंदर ट्रिक्यास्टोमी कर सकते हैं। और इतनी ट्रिक्यास्टोमियाँ की सेव करने के लाइफ, उनमें से कुछ की डेथ हो गई और कुछ बच गए। नाउअडेज वो टेटनस वाला पोर्शन पूरे का पूरा चला गया है, किसके पास चला गया है, ICU। माइनर है टेटनस, मेजर है क्या है, उस तरीके से उसको
हैंडल करने के लिए ट्रीटमेंट, हम बच ही नहीं सकते हम अगर हमें टेटनस हो गई है और मॉडरेट या मेजर टेटनस है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो अभी मैं डिटेल में आपके नहीं जा रहा हूँ, तो उनको देखने के लिए वो फॉलो करते हुए फिर आगे की जाना पड़े। फिर सर से वास्ता रखती हुई एक प्रॉब्लम है, वो है सर्वाइकल इंजरी। यकीन जानिए इतने मरीज हमने मारे हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ और अनस्टेबल सर्वाइकल वर्टिब्रा पड़ा हुआ है, डाई मारी, हमारे पास तो नहीं है नहाने के लिए पूल में, और इंजरी हो गई, ट्रामा हो गया। हैंग के अंदर फ्रैक्चर कौन से वर्टिब्रा का होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे आने के बाद गर्दन को यूं मोड़ रहे हैं, ये मोड़ रहे हैं, और पार्शियल ट्रामा को वी आर टर्निंग इनटू कंप्लीट ट्रामा। और C5-6 के ऊपर और वहाँ पर हो जाए जो हमारा डायफ्राम चला रहा है, अल्लाह मियां ने हमको मुफ्त में दिया हुआ है, पता नहीं कितनी मरतबा सांस ले रहे होते हैं, वो चला जाता है और पेशेंट की उधर डेथ हो जाती है। अगर उससे नीचे कोई प्रॉब्लम हो तो क्वाड्रिप्लेजिया में चला जाए, चारों बाजू चले जाएं और पड़े में, तो उसमें क्या है, उस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है कि कैसे हम सर्वाइकल स्पाइन को सपोर्ट देकर प्रोटेक्शन दें ताकि ट्रामा होना हो। मैं अभी सर से पूछ रहा था, मैंने कहा आपने क्या चीज़ मंगाई है उसको सपोर्ट के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा जी मैंने कॉलर मंगाई जो दुनिया में हमेशा अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है, और उस कॉलर का नाम है फिलाडेल्फिया कॉलर। और वो फिलाडेल्फिया कॉलर कैसे लगाते हैं, यकीन जानिए मुझे भी अभी सुन के उसके टॉक्स बना के कुछ समझ में आई है। जब तक प्रैक्टिस में क्यों कॉन्फिडेंट वहीं से प्रैक्टिस से आता है। तो फिलाडेल्फिया कॉलर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये खुदा के वास्ते सीखिएगा। फिर मैंने सर से एक और बात भी की, मैंने कहा यार एयरवे पड़ी हुई है, एयरवे जो साइंटिस्ट लाया उसका नाम गुडेल्स था, गुडेल्स एयरवे पड़ी हुई है, और दुनिया के अंदर ऐसे होता है कि इतनी सारी एयरवे टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं, छोटी बड़ी मुख्तलिफ साइजेस की। हम एयरवे कैसे डालें और कौन सी उठाएं, अगर हमें ट्रेनिंग होगी और अकल होगा तो हम सामने देखेंगे, अगर हमारे यहाँ एंगल ऑफ माउथ से लेकर ईयर के लोब्यूल तक जो आएगी वो उस बंदे के लिए फिट होगी। छोटा बच्चा है तो उसके लिए इतनी छोटी आएगी, कैसे आएगी, वो आप कैसे इस्तेमाल करें उसको फॉलो करके चलें। तो बेसिक चीज़ों को यहाँ हाईलाइट किया गया है, और बेसिक चीज़ों को हाईलाइट करते वक्त, उनको देखते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे उसको फॉलो करें और आगे बढ़ते जाएं। उसके बाद फिर तीसरी बात थी, जो मेरे बच्चे आगे करना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि MCQ कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम नाउअडेज इज ट्रामा, और अगर यहाँ से थोड़ा निकल के और किसी अच्छी जगह पे करना चाहते हैं तो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान ने एक वर्कशॉप बनाया, उसका नाम ATLS, एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट। अब उसकी भी आपको मज़े की और सच्ची बात बताता हूँ। यहाँ से हम लोग 4 प्रोफेसर उसको करने के लिए गए, मैं, डॉक्टर शाहिदा, नाम नहीं लेना चाहिए, मैं सबके ले रहा हूँ, डॉक्टर आमिर साहब, और हमारे पास रज़ाक शेख हुआ करते थे डीन, हम चारों जा रहे हैं। प्री टेस्ट के उनके MCQ होते हैं। हम 4 सिंधियों का दिमाग, चारों ने बड़ी मुश्किल से 75% उसके MCQ हमने किए। वहाँ पे मैं गया तो एक बेटी बैठी हुई थी, और वो इंटर्नशिप हाउस जॉब कर रही थी लाहौर से, फातिमा जना की स्टूडेंट थे। तो मैंने कहा बेटा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे 85 के करीब क्वेश्चन सही हैं। फिर वहाँ पर 2 पोर्शन होते हैं, कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होता है उसके अंदर, एक स्किल का टेस्ट है और दूसरा MCQ का टेस्ट है। जब हमने इम्तिहान दिया वहाँ पर तो रिपोर्ट, उनका रिज़ल्ट देने का तरीका ये होता है, जो आता है उसको तालियां बजा के तो लिफाफा हाथ में देते हैं। हमें भी तालियां बजा के दिया गया, हम समझे हम पास हो गए हैं। जब हमने खोल के देखा तो हम चारों फेल थे। वो बच्ची मुझे मिली, मैंने कहा बेटा आपका क्या हुआ, उठा के मुझे रिज़ल्ट दिखाई, बोला हाँ मैं पास हूँ। तो यहाँ पर कोई प्रोफेसर, कोई छोटा, कोई बड़ा, कुछ नहीं है। नॉलेज उसी की है जो मेहनत करेगा, वही अचीव करेगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने हमें कहा कि आपको अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप दोबारा आकर इसका टेस्ट दीजिए। सेकंड टाइम हम टेस्ट देने के लिए गए, एक तो भाग गया मौलवी आमिर साहब, बाकी बचे हम 3।
मैं, रज़ाक साहब और मैडम शाहिदा। दूसरी मरतबा जब हम इम्तहान दिया तो मैं और रज़ाक पास हो गए, मैडम फिर फेल हो गई। और फिर उन्होंने तीसरी बार इम्तहान देकर पास किया। सो दो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, लेकिन उसकी लर्निंग इतनी ज़बरदस्त है। सुबह 7 बजे नाश्ता भी आपको वहीं देते हैं और फिर आपको ट्रेन करते हैं ताकि बेहतरी कैसे आए। आपकी अभी उम्र है, आपका ब्रेन तेज़ है, मेरा ब्रेन एट्रोफिड हो गया है, कम हो गया है। आप अगर अपनी टाइम की मैनेजमेंट प्रॉपरली करेंगे तो आप बहुत सी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। अभी जो आपके वर्कशॉप हैं वो लाइफ सेविंग हैं सो मैनी टाइम। केस इंट्यूबेशन, ट्रकियास्टोमी, सर्वाइकल इंजरी से कैसे बेहतरी की जाए। डेंटल की इंजरीज़ हमारे पास आती हैं। मुझे याद है एक मरतबा मेरे पास एक बहुत ख़तरनाक किस्म का पेशेंट आया, मैं सर्जरी में बैठा हुआ था। वो किसी के घर में लड़का घुसा, जिनके घर में घुसा वो कासाई थे। उन्होंने बोगदा उठाया हुआ था, जैसे ही उसने खिड़की में से मुंह डाला और मारा बोगदा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उड़ गया पूरे का पूरा। निचले दांत नीचे, ऊपर, ऊपर वाले नीचे, पूरे का पूरा सिस्टम उसका ऐसे बना हुआ। तो उसको क्या किया जाए। बहुत मरतबा ट्रामा डेंटल वाले आते थे, जो फेशियो मैक्सिलरी सर्जन अल्लाह का शुक्र है अभी अवेलेबल है, उस वक्त नहीं होता था और हमें करना पड़ते थे जनरल सर्जन को सारे के सारे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये काम होगा उसमें ज़रूर टेक होम मैसेज, ये आपके सीखने का एंड नहीं है, इससे आगे भी है, तो उसको भी फॉलो करते हुए चलेंगे और बेहतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे बुलाने का और आप लोगों के सुनने का। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, विद इन 10 मिनट्स इंशाल्लाह। हम लोगों का जो है, हम लोग अभी ग्रुप्स बनाएंगे आप लोगों के। टोटल 49 या 50 रजिस्ट्रेशन है, इसमें से आप लोग अराउंड 40 बच्चे आप लोग आ चुके हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंगली 7 ग्रुप्स बनाएंगे। अब 7 स्टेशन हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल साहब को, जो बिलावल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ कासकी अली साहब, ताकि अपने कमेंट्स दें और फिर हम स्टार्ट कर सकें। Dr. Peer Asad साहब, वाइस प्रिंसिपल बिलावल मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर साहब सही दोस्त, and Dr. Raja साहब. Today it's a day of great pleasure and honor for me arranging such type of seminar at the Bilawal Medical College. Now you see that in every weekly in our medical college, some time of seminar of the teaching purpose is going to be started, and Professor Afzal has already told a detailed about this procedure and importance of this procedure, so I will not go in the detail of this because already Professor Afzal has told everything to you, and I congratulate the team of the neurosurgery department and Peer Asad Sahab for arranging such a type of good seminars which are very essential and they are very purposeful and they are also very helpful and they are will be beneficial for patient and also for your training. Thank you very much. सो अब हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम स्टार्ट कर सकें। टाइम क्योंकि जुम्मे का दिन है, आज थोड़ा है, तो हम 20 to 30 25 मिनट्स में हम स्टेशंस को वापस बेल पे चेंज करते जाएंगे, बताते जाएंगे। ग्रुप्स आप बना लें 7-7। इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ें जो हैं मैं आपको बता दूं, इमोबिलाइज करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें। दिस इज़ द जिप्सोना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। दिस इज़ द क्रेप बैंडेज, वी अप्लाई द क्रेप बैंडेज एंड दिस इज़ द कॉटन, ओके। ये ग्लोव्स हैं, ये है स्किन ट्रैक्शन, ठीक है। ये स्किन ट्रैक्शन हमें कहाँ यूज़ होती है, ये इसका मैं बाद में बताऊँगा। पहले हमें अगर रेडियस ना या टिबिया का फ्रैक्चर हो जाए या ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए या ह्यूमरस हेड का फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको इमोबिलाइज करने के लिए हमें कौन से तरीका पाना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको आप पकड़ें, नहीं 2 पकड़ें, नहीं यहाँ से पकड़ो, आप बेटा आ जाओ, यहाँ पे पकड़ो, ऐसे इस तरह से पकड़ना, ठीक है। इसको छोड़ दो, ठीक। अभी हम फॉर एग्जांपल दिस इज फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस अल्ना, तो सबसे पहले 2 बंद हमें चाहिए जो होल्ड करेंगे फ्रैक्चर को, ठीक है। एक एल्बो से पकड़े, एक रेडियस अल्ना से, ठीक है।
आपने होल्ड किया और ट्रैक्शन दी। ट्रैक्शन से क्या होगा, फ्रैक्चर होगा तो वो थोड़ा रिड्यूस होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो है रिड्यूस द फ्रैक्चर, ठीक है। वो रिड्यूस आपने फॉर एग्जांपल ट्रैक्शन दी, ठीक है, तो रिड्यूस हो गया। तो रेडियस हमारा फ्रैक्चर है, तो मैं इसको पकड़ूंगा, आप आगे बताएंगे। एल्बो से थोड़ा पीछे अप्लाई द फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन में अप्लाई करूँगा फॉर दी तो ये फ्रैक्चर जो जहाँ पर है या जहाँ पर है या अराउंड द एल्बो, तो वो रिड्यूस इस तरह से हम अलाइनमेंट को फील करते हैं। then reduce the friction by then again apply the friction. This is a counter tension. ये जो करेंगे ये counter tension और elbow होगी 90 पे, ये 0 है तो ये 90 है, ये 110 है, ये 180 है, ठीक है। तो ये 90 पे elbow, then I apply the cotton. ओके, तो इसमें करते हैं जी। ये मेथड है, 2 बंदे चाहिए, एक अप्लाई करेगा प्रेशर, एक काउंटर ट्रैक्शन, एक सर्जन होगा जो इसको पकड़े इसी तरह से जैसे वहाँ पर पकड़ा था, ठीक है। कार्टन को इस तरह से फ्रैक्चर के ऊपर मगर फ्रॉम द एल्बो अप टू दी, हाँ यहाँ से छोड़ बेटा, ठीक है। ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो टॉर्निकेट हो सकता है, ठीक है। इसको हल्के हाथ से टाइट करना। सर ये ज़्यादा टाइट हो रहा है या कितना हमें रखना है, वो कैसे हमें? ये हमें प्रेशर, इससे तो काटन इतनी ज़्यादा टाइट नहीं होती, मगर प्रेशर हमें ज़्यादा नहीं देना है बस, ठीक है। हाँ, क्रैक करना है ये आपने, और काटन ज़्यादा रखनी है, नहीं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है शुरू में 2 मिनट गरम, उसके बाद ये फिर ठंडा होता है, नहीं तो स्किन को जला देगा, ठीक है। फिर हमें मेजरमेंट लेनी है यहाँ से लेके अप टू द निकल्स ऑफ द फिंगर, ठीक है। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो फ्रैक्चर जहाँ पर है डिस्टल रेडियस में तो कैसा फ्रैक्चर है? सिंपल फ्रैक्चर है या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है? सपोज ये हमने इंजेक्शन लिया, इसको तोड़ा, इसको हमने किया, हाँ। अब क्या फील करेंगे, ये आप ये ठीक है ना, ये कट किया हुआ ये सेफ्टी ट्रायंगल, सपोज आइडियल नहीं है पर सपोज, हाँ। अब ये रिप काउंट करेंगे, ठीक है, इधर से रिप कर देंगे, ये जो है ना हमारा निप्पल है, ठीक है, ये 6 इंच का 5 इंच का, ठीक है, मैंने फील करो, ठीक है। अब इसका ये सुपर बॉर्डर है, ये इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक है, जो सुपर बॉर्डर हमने फील किया, हमने इसको लोकल दिया, लोकल लगा ठीक है, जाइलोकिन से लोकल सारे से सुन किया। फिर हम क्या करें, नाइफ चलो बेटा करो, ये बात समझ आ गई बेटे, सॉरी ये नहीं
बनारस के बाद लेना है हम क्या कि अभी हम फील करेंगे। हाँ इसका ये फिर पार्ट है, ये सुपर पार्ट है। हाँ हमने इसको क्या किया, इसे लिख दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको आटे से लेके ये मैं स्किन किया। अब इसको जो है मैं इसे स्पिल करूँगा। क्या स्पिल किया, इससे पहले धागा नहीं है। अब धागा सपोज कि मैं इसे धागा ट्राई करूँगा। ये बेटे करने के बाद इसको खोल दिया। अब जैसे मैं खोला ना, ये जगह चला गया। देखो क्या ना मेरा था। यस, एक तो हम लगाएंगे इधर, ठीक है, दूसरा लगाएंगे नीचे। ठीक है वैसा। अब खोले ठीक है। अब तीसरी आगे मैं क्या करूँगा, ये टिप पे इधर लगे। अभी जो मैंने निक दिया है ना, इस निक ऐसे आटे हाउ मैंने इंट्रोड्यूस करेंगे ओनली 4 cm। 4 cm से ज़्यादा करोगे ये किंक हो जाएगा, आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको करके यूँ जैसे किया मैंने। अच्छा आटे निकाल दी। अभी इसको मैं पुश करूँगा, ऐसे पुश किया। अभी आप असर से आप क्या करोगे, फ़ौरन इसको टाई करोगे। ठीक है, ये मेरा होगा, इसको मुझे टाई करूँ। ठीक है ना, ये सपोज हमने टाई कर दिया। टाई करने के बाद मीन्स ये फिक्स हो गया। हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको आस्ते से निकालूंगा। अच्छा इसको कनेक्ट करूँगा वाटर सी बॉटल के साथ। जैसे कनेक्शन होगी ना, अगर ईयर होगी सारा ईयर इसमें आना चाहिए, आपको बबल्स निकालना चाहिए। मीन्स यू आर ट्यूब इनसाइड द चेस्ट। अच्छा उसके बाद आपको पता कैसे पड़ेगा, आपका कंडीशन पेशेंट की कंडीशन रेस्पिरेटरी जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, टेकिंग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल पैटर्न आ जाएगा। नॉर्मल पैटर्न हो गया मीन्स यू आर ठीक है। ये करने के बाद फिर इसको ड्रेसिंग करूँगा, एक्सेप्टिव ड्रेसिंग करके मैं वाटर। ये है चेस्ट ट्यूब। ठीक है बेटे, आई बात समझ में। ये स्लिप चेंज करना, फिर सेफ्टी ट्रायंगल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 cm 4 cm से अगर ज़्यादा डालोगे ना वो ट्यूब किंक हो जाएगा। ओनली वे इंट्रोड्यूस 4 cm साइड चेस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं। अब किस में करेंगे, बिकॉज दिस इज द लाइफ सेविंग प्रोसीजर, वी कैन सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो वी कैन नॉट डू इमीडिएटली चेस्ट ट्यूब, पेशेंट एक्सपायर। ठीक है, 4 cm 4 cm, ये 4 cm 4 cm। और देखो ये भी बाहर निकल में। अब देखो ये फिंगर है, देखो ये कितने हैं, ये आपकी 4 फिंगर। देखो ये होल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 4 है नहीं। हाँ ये होल इनसाइड होना चाहिए, इन द केविटी, नॉट इन द। अगर सपोर्टिव होल पर सारा जो ईयर होगी फिर आ जाएगा सपोर्टिव टिश्यू में, पेशेंट डेवलप द सर्जिकल एसाइज। तो ये जो ट्यूब होल है ये इनसाइड द चेस्ट ट्यूब इसमें होना चाहिए। ओपन कर देंगे ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन ये वो वर्स हो जाएगा। इस वजह आप सिंपल क्या करें, ये मत क्या पूछा पानी की पीने वाली बोतल होती है, उसको लिया कुछ भी करो। अगर सपोज बोतल नहीं है, ये ट्यूब तो मिल गया, हम क्या करेंगे, हम इससे पेशेंट लाइफ बचाने नहीं बचाने। जब तक प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए, आप अपने बोतल में उसको घंटा लगेगा, जाओ में 1 घंटा लगेगा। आप क्या करेंगे, पानी इसको लगना पानी तो बाहर हो गए, लेकिन सब करेगा। ये जो सकीन होता है, सकीन ओपन नहीं होता है, क्योंकि ओपन नहीं होता है, इंडिकेशन आपको दूसरा मैसिव हेमोथैरेक्स,
अरेंज की होती है, ठीक है बेटे। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ब्लड पड़ा है ना, प्रेशर देगा बेटे, लंग्स आपका कोलेज नहीं करेगा, आपके वेसल्स नैरो हो जाएंगे। अगर स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर रहा होगा तो यू विल फील, ठीक है, ये हो गया एक तो ये। लेकिन ये पेशेंट इज कॉन्शियस, ही और शी कैनॉट टॉलरेट नहीं कर सकता इसको, ठीक है। उल्टा पेशेंट का नुकसान आती होगा, स्पाज्म में चला जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म में चला जाएगा, लेंजोस्पाज्म में चला जाएगा। तो अब क्या करें, अब इस केस अदर केसेस में क्या करते हैं, हम लेते हैं नेज़ोफेरिंजियल एयरवे। नेज़ोफेरिंजियल एयरवे को मेजर करने का तरीका ये है कि आपने इसके एंगुलर माउथ टू द ईयर लोब, जैसे इसका साइज ये है, आपने वही प्रॉपर साइज आपने ले लिया, ठीक है। वो लुब्रिकेशन लीजिएगा, जाइलो इंसर्शन का तरीका इसका, ठीक है। वो ये होता है आपने इसे लुब्रिकेट किया, जैसे आप एंजी में करते हो, लुब्रिकेशन के बाद प्रॉपर साइज आपने पेटेंसी, अगेन पेशेंट अगर है तो देख लेते हैं कौन सी साइज़ है, ऐसा नहीं DNA सोर्स साइज का हम नहीं देते, ठीक है। आपने प्रॉपर साइज लिया, इसे रोटेट करते हुए सिंपली, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो आपने रुक जाना, सही है। ये आपने इंसर्ट किया, लेट्स इट चेक करेंगे, हो जाएगा आपके पेटेंसी। अब इसके ऊपर अगर एम्बूपेक्ला मास्क करेंगे तो वो भी वेंटिलेट होगा। आप ऑक्सीजन मास्क विद वॉल जो अटैचमेंट होती है वो करेंगे, वो भी करेगा, पेटेंसी होगी आपकी, कि ये दो में हैं। 2 मैनर्स कौन से बताया मैंने आपको, कॉमन मैनर्स, याथा स्ट्रेंथ, एयर टेंशन 2 मैनर्स। Then we use air adjuncts to make the patency. Okay. Third, अगर इसमें भी अभी नहीं होता, अब मुझे पता है पेशेंट यार नहीं हो रहा, हो सकता है इसका स्टमक फुल हो सकता है लॉन्ग टर्म लगेगा, हेड इंजरी है, तो अब मैं आई गो फॉर डेफिनेटिव एयरवे। इतना जंप नहीं मारेंगे, डेफिनेटिव एयरवे एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट को कहते हैं डेफिनेटिव एयरवे, या वो नहीं आता, एक सिंपल मैनुअल LM में होता है, लेरेंजियल मास्क एयरवे। ये जो उठाइएगा, जी, ये कुछ नहीं होता, सिंपली आपने साइज इसकी 3 साइज है वहाँ पेशेंट आपका ब्रीदिंग नहीं है, पेशेंट को आपने इंसर्ट किया, डायरेक्ट कुछ नहीं करना होगा, जैसे आपने प्लेस कर दिया, बस एम्बूबेग उठाइएगा, इंटिकेट भी बन रही है इस तरीके से, ज़्यादा करें इस तरीके से, चलो सही, ठीक है, हो गया। अभी आप एयर उठाइए, मेजर करेंगे, इसके लिए जो वो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना, मेजर करेंगे, हाँ सही सही है, प्रॉपर से अपने तो फ्री सही है, मेरे फ्री उठाइए, वो वाला छोटा हाँ मेजर कीजिए साइज, परपेंडिकुलर जाएंगे, सही हो गया। अब एक मरतबा वेंटिलेट कर लें इसको, C&E बनाइए, C&E मास्क का C&E बनाइए, C&E कैसे बनेगा, ये C&E मास्क होल्ड कीजिए इस तरीके से, इस तरीके से C होगा, 3 फिंगर यहाँ पे आएंगे, 3 फिंगर्स यहाँ पे आएंगे। आपको बनाना आता है C&E? नहीं, मुझे नहीं बनाना। सिखाइए देखें, ये जो है ना इसको प्रेस करूँगा, ये C बन गया, ये 3 का E बन गया, इस तरीके से वेंटिलेट होगा, C और ये E, ठीक है। ये रैमिस पे आ गया, इसके ऊपर आ गया, आपने वेंटिलेट किया, ये तो नहीं हो रहा, ये डमी है, फिर भी देखें, फिर भी जा रही है, तो हो रहा है, चली जा रही है। नेक्स्ट आप करें, जल्दी करें, हमें करना होता है जिस पेशेंट रिक्वायर है वेंटिलेटर पे जाना है तो मेंटेन करेंगे डेफिनेटिव एयरवे, ठीक है। डेफिनेटिव एयर में बहुत से टाइप्स आते हैं, लेकिन जो होता है ट्रेकियल इंट्यूबेशन इज वन ऑफ देम। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके हम पहले आपको स्टेप्स में बताता हूँ।
ठीक है। स्टेप्स के बाद आपको फिर करवाता हूँ मैं आपको। ये लेरिंगोस्कोप है, ठीक है। दिस इज़ ब्लेड, दिस हैंडल वो लाइट सोर्स है। आपने इसे अटैच किया, राइट एंड लेफ्ट जो भी हैं वो लेफ्ट से लेते हैं इसको। अब प्रॉपर पोजिशनिंग के बाद, ठीक है, पेशेंट का हेड जो न्यूट्रल पोजीशन बना के आप इसका ब्लेड जाएंगे राइट से, ठीक है। राइट से गए, ये राइट में जाने के बाद जो उसकी टंग है वो आप डेविएट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि वही बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो पहला लैंडमार्क जो आपको नज़र आएगा वो कौन सा होगा? एपिग्लॉटिस होगा। अच्छा, लेरिंगोस्कोप की जो ब्लेड की टिप है ये होगी अबव द एपिग्लॉटिस, ये होगी एपिग्लॉटिस के अबव होगी। वहाँ पे रखे अगर आप अभी आपने एलिवेट करना है, मूवमेंट जो होगी आपकी रिस्ट पे नहीं करनी है, अभी मूवमेंट होगी आपके एल्बो पे। जैसे इसको एलिवेट करेंगे नीचे आपको वाइट कार्ड्स नज़र आएंगे, सही। वाइट कार्ड्स व्हाट इज़ देयर कॉल्ड? वोकल कार्ड्स, और दिस इज़ ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस, ठीक है। यही है इसमें ये आपने ट्रीट डालनी होती है, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर डालने के बाद उसके बाद आपने कंफर्म करना है ट्यूब प्लेसमेंट के लिए। ट्यूब आपने अटैच किया, ठीक है। बायलेटरल देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेस्ट को देखिए, इसके बायलेटरल नहीं देखिए, विजन, ठीक है। और कंफर्म करने के लिए स्टेथोस्कोप होता है, उसमें आप साउंड देखेंगे। बायलेटर आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप आइए, सही है। यही तरीका होता है। और अभी आप में से कोई आ रहे हैं। या हेलमेट नहीं है तो भी आपको सर्वाइकल स्पाइन, ये बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन के लिए हम कर रहे हैं। हेलमेट ऊपर है तो आपको स्टेबलाइज करना है। रोड साइड आपको कुछ और नहीं मिल सकता, ईंट मिल सकती है, दोनों साइड पे ईंट रख के कुछ बात सकते हैं, ठीक है। 1122 को कॉल कर ले, इस तरह कॉल कर सकते हैं। हॉस्पिटल आ रहे होते हैं, अगर उसमें कुछ नहीं है सैंड बैग्स रखते हैं, सैंड बैग्स यानी ड्रिप की बोतलें की तरह वो रख के उसके साथ टेप की बैंडेज करते हैं। मकसद ये है सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइज हो। अदरवाइज क्या हो सकता है, क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, कोई स्पाइन डिस्ट्रेस हो जा सकता है, इससे बचाने के लिए हम कर रहे होते हैं। अब जब ये कर लिया है रिमूवल, आ जाए एक एक बता करें, फिर अगले स्पॉट पे ये कॉलर पे डालना शुरू या कलर बताया। तेरी हेलमेट रिमूव करे अब ये इसको भी पहना हुआ है, हलवा पाए पैसा पाए, कौन करेगा? आ जाओ सब एक एक करके सब रिमूव करो ताकि आपको अंदाजा हो कि नेक को कैसे होल्ड करना है। अच्छा है, सभी का परेशान करो आपको अपनी मरीज की गर्दन जो है ना, इसको ऐसे हिलाओगे तो फिर तो ये काम खराब हो जाएगा। गर्दन आपको फिक्स ही रखनी है उसकी, ठीक है सर। और हेलमेट आप उतारोगे जब हॉस्पिटल में आ गया, रोड साइड नहीं ऐसे उतारेंगे, हॉस्पिटल आ गया उसके बाद क्या करेंगे, हमने सर्वाइकल स्पाइन को पेल्पेट किया, इसको इमोबिलाइज किया। वंस जब हो गया उसके बाद आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज ये वैसे ही इतनी तो गर्दन में जगह होती है, बिल्कुल थोड़ा, ज़्यादा नहीं, इतना कि आपका हेलमेट का सपोर्ट होनी चाहिए ना, थिकनेस है ना उतना वो आ जाएगा। ज़्यादा हिले जुले। इसका जो असल प्रोटोकॉल है 2 persons होते हैं, दे शुड स्टेबलाइज लाइक हाँ सर, ताकि बोली हिकिड़ो हेलमेट लाए जीअं हिकिड़ो स्टेबलाइज करे। 2 persons होते हैं ना, ये इसकी जो ATLS का प्रोटोकॉल है। तो जो एक हेड साइड पे होता है, एक इस साइड पे होता है। जो हेड साइड वाला होगा उसके ये जो आर्म्स हैं वो इसको होल्ड करते हैं जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और जो ये साइड वाला होगा वो चिन को इस थंब से पकड़ेगा। ये है इसका तरीका। अब पहला ये इसने मैंने होल्ड कर दिया, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि ईट रखते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। मेन एम इज़ टू स्टेबलाइज। वंस यू होल्ड लाइक दैट, अब ये आपने श्योर कर दें कि इसने होल्ड किया हुआ है नेक को। दैट शुड बी इन सम एक्सटेंशन, मच मोर नहीं, अदरवाइज यू विल प्रोड्यूस द एटोजेनिक इंजरी। अब जैसे इन्होंने पकड़ लिया तो फर्स्ट इसका जो स्टेप है, जो स्ट्रिप होती है उसको खोलते हैं, हमेशा स्ट्रिप बांधते हैं। देन यू विल ओपन द ग्लास, हमेशा इसके ऊपर ग्लास होता है। जब आपने कर दिया तो इसकी जो स्टक पॉइंट्स हैं, एक नोज होता है, एक ये ऑक्सीपिट होती है,
तो इसके जो रोटेशन के तरीके हैं, फर्स्ट जैसे इन्होंने होल्ड किया, नेक के होल्ड पे होता है, अब इन्होंने लिफ्ट भी किया हुआ हल्का सा। अब जो ये पर्सन होगा, ये जो उतारेगा, इसकी ये मूवमेंट्स हैं। फर्स्ट सिलेक्शन, अब ये हो गया। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीपिट को फ्री कर रहा हूँ। जब आपने यहाँ पे किया, इस तरीके से ड्रैग नहीं करना, ठीक, यूँ और देन यू कैन रिमूव इजीली। जब इंजर्ड पेशेंट होता है तो उसको टेम्पोरल स्वेलिंग भी होती है, हेड में स्वेलिंग भी होती है, डाउन पे भी इंजरी हो सकती है, स्किन में भी हो सकती है, उसको सर्वाइकल इंजरी भी हो सकती है। और जैसे ही इन्होंने कर दिया, ये इसको छोड़ेगा नहीं, तब तक होल्ड करेगा जब तक, फिर इसका जो ये है, फिर इसको ये एसेस करेगा, और ये जब तक कॉलर इसको पहना दे तब तक इसको छोड़ना नहीं। कॉलर के लिए क्या होता है, ये कॉलर जो है हमारे पास, ये कौन सा कॉलर के टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट, हार्ड। ये जो कॉलर है, ये हम ट्रमा में सबसे अच्छा है जो यूज़ कर रहे होते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिलाडेल्फिया कॉलर। इसमें क्या है, बीच में इसमें इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली ट्रेकोस्टोमी वगैरह जो पेशेंट्स होती है उनके लिए होता है। तो इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है। किस तरह कर सकते हैं, ये जो बड़ा पोर्शन है हमारा, ये क्या होता है, मेनिब्रम स्टर्नाई की तरफ होता है, ठीक है। ये है बेसिकली चिन की तरफ होता है, चिन की सपोर्ट में, ठीक है। ये चिन पीछे इधर चिन रेस्ट भी कर सकती है, ठीक है, चिन के लिए ये इधर, ठीक है। अब वही तरीका है आपका कॉल, ये जो सर्वाइकल स्पाइन है, ये हर वक्त स्टेबलाइज हो, ठीक है। आपने ये पहनाया, ये इसको इधर फिक्स किया, ठीक है, इसको होल्ड किया। दूसरा बंदा जो आपके साथ है, अच्छा, इसका जो पोर्शन है, ये कैसे होता है, ये वाला पोर्शन नीचे, ये ऊपर है। ये जो है बीच में इसकी जो प्लेट की तरह बना हुआ है, ये बेसिकली क्या है, सर्वाइकल स्पाइन को ही फिक्स कर रही है, टारगेट कर रही है और उसको पेल्पेट कर रही है। अब क्या होगा, अगर एक बंदा जैसे इसको लिफ्ट कर रहा है, तो नीचे से स्लिप करके आगे से दे दे, कटी हो जाए, ठीक है, ताकि मूवमेंट कम से कम हो। बेटा का स्लिप करी, वो दोनों घुमाएंगे, ठीक। अब वंस ये हो गया तो आप क्या करोगे, इसकी स्ट्रेप्स इनकी बांधेंगे, ठीक है, इनके साथ फिक्स हो। ये हो गया, उसके बाद हम फर्दर आगे मूव करेंगे इसके लिए, स्पाइन को देखने के लिए। उसमें हम लॉग रोल कर रहे होते हैं, लेकिन लॉग रोल से पहले आपको ये बताओ, अब ये करें, उसके बाद सर्जरी में कुछ ठीक। अच्छा, ये हो गया, मैं लॉग रोल भी करवा लूँ, फिर आप लोग करें बेशक, ठीक है। लॉग रोल में क्या होता है, हमारे पास कम से कम 2 बंदे, एक हेड पे होता है, 2 नीचे होते हैं, मतलब एक थोरेक्स को कवर कर रहा होता है, एक पेल्विस को कवर कर रहा होता है, ठीक है। और जब पेल्विस को कवर कर रहे होते हैं, तो उधर हमारे पास बेडशीट वगैरह होती है। पेल्विक बाइंडर अगर नहीं है तो पेल्विस को फिक्स करने के लिए, कभी कभार पेल्विक फ्रैक्चर होते हैं तो उसके लिए भी कवर करने के लिए। अब जब ये हो रहा होता है इस तरह, तो हम क्या करेगा, जो हेड पे पोर्शन पे खड़ा है, जो अभी आपका साथी, वो कमांड कर रहा होता है। वो कैसे कमांड कर रहा होता है, 3 गिन रहा है, 1 2 3, फिर बताएगा कि लॉग रोल करें, ठीक है ना। लॉग रोल में क्या होगा, हमारा सर्वाइकल स्पाइन मोबिलाइज ना करे। जब भी ये मूव होगा, ये गर्दन ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि इसको इमोबिलाइज रखना है। अब आपने कॉलर कैसे कॉलर लगाने का तरीका ये है कि आपने पेशेंट की नेक जो है वो यहाँ पे फिक्स करनी है, ठीक है। एक बंदा जो है वो चेस्ट पकड़ेगा, एक पेल्विस फिक्स करेगा और एक जो है वो उसकी लेग्स फिक्स करेगा। वैसे लेग्स फिक्स करना लाजमी नहीं, आपने नी तक जो है वो, ठीक है ना। 3 बंदे जो है वो आपको चाहिए, जो यहाँ पे खड़ा होगा वो नेक फिक्स करेगा, वो बोलेगा 1 2 3 लॉग रोल, और जैसे ही वो लॉग रोल बोलेगा तो बाकी 3 बंदों ने उसी टाइम पे प्रेशर देके पेशेंट, ठीक है। तो क्या है कि मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी पेशेंट को, एक बंदा जो है यहाँ से पकड़ेगा, एक पेल्विस से और एक नीचे से। आप इस तरह तीनों बंदे इस तरफ सेम साइड, ये पेशेंट इस तरफ टर्न नहीं, आप नहीं, पेशेंट इस तरफ टर्न होगा, ठीक है। एक और बंदा ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगी 1 2 3 लॉग रोल, तो जब मैं लॉग रोल बोलूँगी तो फिर आपने एक ही टाइम पे मूव करना है पेशेंट, ठीक है। 1 2 3 लॉग रोल, सही है। अब ये कि मेरा पेशेंट हिला नहीं, एक ही टाइम पे एक हम इसी तरह एग्जाम करना तो हाथ छोड़ना है नहीं, यहाँ तो हाथ एक जगह क्योंकि ये उन्होंने भी पकड़ा हुआ है, उन्होंने भी पकड़ा हुआ है, मैंने भी पकड़ा हुआ है, एक हाथ आप छोड़िए से कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक और आपका पेशेंट होगा जो यहाँ पे पेल्विक बाइंडर नीचे से, तो वो पेल्विस के नीचे चला जाएगा, ऊपर से पेल्विक बाइंडर स्ट्रैप करेंगे, जैसे हमने ये स्ट्रैप, ठीक है ना। पेल्विक वाइट क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। वाइट में क्या होती है, बोन होती है। दूसरा क्या होता है, हेमाटोमा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा
स्लाइटली वाइटेशन, ठीक है ना। बोन हमेशा सबसे ज़्यादा वाइट होती है, ठीक है, इसमें कैल्शियम होता है इस वजह से, तो इस जैसी वाइट नहीं है लेकिन ये वाइट है। अब इसमें देखना होता है हमें कि ये किस तरीके से है। अगर ये ऐसा है, ये लेंस की तरह है, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल। कभी कभार ये चांद की तरह आता है, क्रीसेंट ऐसे, तो ये सब ड्यूरल होता है, ठीक है। कभी ये बीच में ऐसे ऐसे भी आ जाता है, तो इसको हम कंटिन्यून बोलते हैं। अगर यही इस तरह वाइट नज़र आ जाए आपको, एक पेशेंट है ब्लड प्रेशर का, उसमें हम क्या कहेंगे, ये ICH स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो गया उसको, ठीक है, ब्लड प्रेशर की वजह से। IPH या ICH, IPH मतलब इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज, CH मतलब सेरिब्रल हेमरेज, ठीक है, इंट्रा, ठीक है, समझ आ गई। अब बताओ जल्दी से, कौन बताएगा, जिसने वो नहीं किया ना वो बताए। सर सबसे पहले हम लोग देखते हैं C2 हमेशा टॉम शेप्ड होती है, ठीक है, जैसे हमें इधर भी नज़र आ रही है ये वाली, राइट, इधर भी हमें वो रिकग्नाइज हो रही है थोड़ी बहुत। तो और यहाँ से हमें ये लेटरल साइड के हमें स्पाइनस प्रोसेस नज़र आ रहे हैं दोनों में। और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास एबनॉर्मल है ये वाला, उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास क्या होने चाहिए कि सारे लाइन में होने चाहिए, अलाइंड होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सबलक्सेट हुआ हुआ है, मतलब वो आगे एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड हुआ हुआ है, स्लिप हुआ हुआ है, ठीक है। ये कभी कभार पीछे भी होता है, इसको बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस या रेट्रोलक्सेशन। रेट्रोलिस्थेसिस ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, सबलक्सेशन आगे पीछे दोनों हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ये एंटीरियरली हुआ हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हुई हुई, फ्रैक्चर हुआ हुआ है। इसमें क्या हुआ हुआ है कि CT स्कैन में हमें वाइटिश पोर्शन होता है, वो बोन में होती है हमेशा, जो ब्लैक होता है हल्का हल्का बीच में आ रहा है वो CSF होता है। अगर कभी भी हीमाटोमा होगा तो वो हमें थोड़ा सा लाइट वाइट नज़र आएगा, राइट। और हमें ये साइड पे जो है ना, यहाँ पे हमें ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है, ठीक है। कभी भी अगर सब सबड्यूरल जो क्रिसेंट शेप है वो सबड्यूरल, ये कौन सा है, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल है, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल है, ये सबड्यूरल बिल्कुल जो स्मॉल सा है ना, ठीक है, स्मॉल सा वो क्रिसेंट हमेशा क्रिसेंट शेप है ना। So you have to maintain the breathing first. So airway is the first thing. Airway is the first thing. You need to maintain airway. Only then circulation, even the circulation becomes secondary if the airway is increased and the severe bleeding. The thing that you have to do is to maintain the air. Then the tracheostomy is a surgical kind of air. The non-surgical is endotracheal. That's also increasing. But the muscles we can reach the trachea Is there more soft tissue or it's done? Done. Okay. One of you can cut this soft tissue. Give them scissors. सीजर और जैसे कट करें So, yes. कितने ग्रुप का चेंज है ना अभी ये ओके नाउ गिव देम कट कट हाँ इस तरीके से और आराम से हाँ बिल्कुल सही ओके सो ये तुम हाँ ये दे दो अपने इमरान तुम थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू दे सकते हो तो मैं कट करूँगा ओके व्हेन यू आर कटिंग इससे मैं इसी सीधे से कट करूँगा मॉस्किटो से निकाल
मैं इनको दिखाना चाहता हूँ हाँ ओके सी हाउ आई एम यूजिंग द सीजर्स ओके गिव सपोर्ट टू द सीजर्स यू शुड नॉट मूव कट विद द टिप you have to give support to the scissors should not move okay now we are seeing the tracheal rings feel them so assume this is a cricoid cartilage you should not touch the cricoid cartilage and if you touch it you damage it then the tracheostomy will be permanent it will never come out and then the second ring identify the second ring. So first, this is the cricoid cartilage. Assume it. This is not cricoid. Okay, but assume this is cricoid. Leave the first ring of trachea, and then you have to open the second ring. So there are two ways to open it. You can give simple vertical incision. जब आप डिकैनुलेशन करते हैं ना, आप ट्यूब निकाल देते हैं. अपर एयरवे सही हो गई है उसकी. हाँ, जो है ट्यूब निकालेंगे उसको. ट्यूब निकाल के हम जो है उस पर गाज रख के स्टिकिंग कर देंगे. वो 24 to 48 आवर तक हम ऑब्जर्व करते हैं. अगर सही है तो ठीक है. ये खुद ब खुद ही वो फील हो जाता है. जो स्टमक बना होता है वो खुद ब खुद ही. अगर नहीं होता तो बाद में उसको 2-3 हफ्ते के बाद हम जो है ना उसको स्टिच कर मेटलिक होती है. So इसमें स्ट्रक्चर्स क्या हैं लाइक दिस इज द ट्यूब बताएंगे एक आउटर है इनर है. ये जो मैं आपको बता रहा था ये इनके रिबन गाज है. ठीक है. ये इनर कैनोला है. इनर कैनोला ठीक है. ये इनर कैनोला और ये कफ है. ये कफ है. डिफ्लेट कर लें. इन्फ्लेट करते हैं पहले. जैसे ट्रेकेस्टोमी डालेंगे इन्फ्लेट करेंगे जैसे सीक्रेशन नीचे ना जाए. ठीक है. कुछ टाइम के लिए इसको इन्फ्लेट करते हैं. फिर जब 2-4 घंटे गुजर जाएंगे वो आर्म में शिफ्ट हो जाएगा पेशेंट. इसको डिफ्लेट करते हैं. फॉलिज कैथेटर में करते हैं वैसे ही. नहीं ये होता वो भी बलून है. ये भी बलून है लेकिन ये बलून आउटसाइड ये पायलट बलून के ये इनर साइड है. ओके हाँ ये इनर साइड है. सिरिंज वगैरह इनको दिखाएं. हाँ सिरिंज है. 7.5 ये इस तरह साइज आते हैं. और इसको हम डाल देते हैं. फिर ये इनर कैनोला निकाल देते हैं. और ये रिबन गाज है. रिबन गाज हम टाई कर देंगे और हम 1 फिंगर क्रॉस इसमें ट्रेकेस्टोमी को फिक्स कर देंगे. ठीक है. और हम इसको इन्फ्लेट कर देंगे. इसको हम इन्फ्लेट करते हैं इसलिए जब ट्रेकेस्टोमी उसके बाद और इन्फ्लेट कर देते हैं सिचुएशन लंग्स में लग जाए और वो ना जाए. ठीक है. जब बाहर हो जाएगा 2-4 घंटे के बाद आप इसको डिफ्लेट करेंगे. तो ये इसको स्टेबलाइज रखेगा. हाँ ये स्टेबलाइज भी रखेगा और सिक्रेशन क्योंकि उस वाली ब्लीडिंग भी हो सकती है बाद में इमीडिएटली. तो ये आपके एयरवे को लंग्स को महफूज. लेकिन ये टेम्परेरी 2 आवर्स तक. हाँ उसके बाद डिफ्लेट करेंगे. जब पेशेंट देखेंगे स्टेबल है उसके बाद कोई इस तरह कोई मसला नहीं है उसको डिफ्लेट दिस इज कॉन्टैक्ट. एक है 7 तो यहाँ पे फ्रैक्चर है. ठीक है. समझ रहे हो.
यार जैसे कि देखो ये फ्रैक्चर है, इसको वैसे पैरासिम्फिशियल फ्रैक्चर कहते हैं, ये फ्रैक्चर है, समझते हैं। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया फ्रैक्चर है। अब पेशेंट ब्लीड कर रहा है आपके पास, इमरजेंसी में खड़े हो, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे पता है, ब्लीडिंग स्टॉप करोगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एयरवे, समझ रहे हो। हम लोग गलतियाँ करते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप करने के चक्कर में एयरवे छोड़ देते हैं। एयरवे का आपका एक स्टेशन है, आपने पहले एयरवे करना है। एयरवे में क्या करना है, सक्शन और प्रेशर फिटिंग करनी है। वंस एयरवे सिक्योर्ड देन आप इस प्रोसीजर पे आओगे, ठीक है। अब इस प्रोसीजर का फंक्शन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्चर है। अगर अब फ्रैक्चर जब सेगमेंट्स अलग होती हैं तो ब्लीड कर रहा होता है पेशेंट, ठीक है, तो हम इस प्रोसीजर से 3 या 4 फ़ायदे लेते हैं। एक तो जो उसका फ्रैक्चर हुआ है उसको रिड्यूस कर देंगे। अब मैं वहाँ पे ड्रिल नहीं चला सकता, ऑपरेट नहीं कर सकता इमरजेंसी में। इमरजेंसी में पेशेंट की लाइफ सेव करनी होती है, तो हमने अब यहाँ पे तो इधर होल है। अमूमन हमारे नेचुरल डेंटिशियन जो टूथ है उसके बीच में हल्की सी स्पेस होती है, ये 0.5 mm की वायर कहलाती है, ठीक है। 0.5 mm की वायर हम दांतों के बीच में से क्रॉस करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ टाइम कम है, तो कुछ समझ नहीं आया आप उससे बातें पूछ सकते हैं, ठीक है। उस वायर को हम पास करने से क्या होता है कि हम 2 दांतों को आपस में मिला लेंगे। जब 2 दांत आपस में मिलेंगे तो दांत किस में खड़े हैं, सॉकेट में खड़े हैं। सॉकेट किसमें, हड्डी में, बोन में, तो आपके बोन मिल जाएंगे। अब इशू आता है कि दांत आपका हिला हुआ है, दांत टूटा हुआ है, जैसे हमारे पास ये दांत टूटा हुआ है, यहाँ पे तो वायर नहीं पास कर सकते, तो उसके एडजेसेंट दांत पे लाजमी नहीं है। अगर फ्रैक्चर यहाँ पे अमूमन जहाँ पे फ्रैक्चर होता है उसके साथ वाले दांत पे या एक दांत छोड़ कर पास करना होता है, लेकिन अमूमन दांत टूट के फिर आप क्या करोगे, फिर आप कोशिश करोगे जो भी आपका फर्स्ट फर्म टूथ होगा उसमें पास करनी है आपने, समझ के। अभी हम हैंड्स ऑन स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर डॉक्टर मारिया, ये हमारी उस्ताद हैं, ये भी हमारी उस्ताद है, ये तीनों उस्ताद आपको सिखाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट वायर इसको क्या कहते हैं, ये नीडल होल्डर है, इसको क्या कहते हैं, वायर होल्डर, वायर होल्डर। इंस्ट्रूमेंट की आइडेंटिफिकेशन में आप इसको हमने पकड़ा सीधा, ये यहाँ से नहीं पकड़ना, ये यहाँ से नहीं पकड़ना, ये यहाँ से नहीं पकड़ना, इसकी टिप से ये टिप पकड़नी है। टिप बहुत स्ट्रांग होती है। आप लोगों ने किसी ने अगर को तोता पाला हो ना, तो तोते की टिप होती है ना, वो सबसे उसकी पावर ज़्यादा होती है, और जितना पीछे लेके जाएगा उसकी पावर कम हो जाती है, समझ रहे हो। तो इसकी भी जितना आप इसके पीछे लेके जाओगे इसकी ग्रिप भी खत्म होगी, और मैं इसको हाथ से भी खींच सकता हूँ। हमने टिप से पकड़ना है, टिप से पकड़ा और ये क्लैंप किया। अभी खुलता कैसे, आप लोग स्टूडेंट आप लोगों को नहीं खोलने आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग जैसे भी खुल रहा है खोलो। अमूमन इसकी टेक्निक होती है, ये इंडेक्स फिंगर मैंने, ये मिडिल फिंगर यहाँ पे रखी, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे आती है, ठीक है, ये थंब मेरा इसके ऊपर आता है, ठीक है। ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ये यूँ खुलता है, ठीक है। आप लोग तो यूँ करके कैसे भी खुलता है खोल लेना। अमूमन इसकी टेक्निक है, मिडिल फिंगर इस जगह पे, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे, थंब यहाँ पे, और फिर रिंग फिंगर यहाँ पे, और ये इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर से देख लो इस पर कुछ भी नहीं है, ये तीनों चीज़ें मैंने ये पकड़ी हुई है। इंडेक्स फिंगर ये खुल गया, ठीक है। अब हमने वायर कटर दे, सबसे पहले हम इसको यहाँ से पकड़ा और ऐसे ही हमने इसको यहाँ से पकड़ा। ये वायर 0.5 mm की होती है। हम डायरेक्ट अगर इसको लगाएंगे तो क्या होगा हमारे यहाँ, सर इसको वो करना होता है फ्लेक्सिबल। क्यों करते हैं फ्लेक्सिबल और फ्लैट क्यों करते हैं, ताकि सर ये फ्रैक्चर ना हो, ये जाएगी ताकि टॉट हो जाए, यानी कि सख्त हो जाए। अगर ये इसको ऐसे करेंगे तो ये आपकी वायर मुड़ती रहेगी, इसको आप खींचोगे, ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अपनी लिमिट तक खींचती है। अब मुझे तो आदत है, मैं खींच लेता हूँ, आप लोग को नहीं खींचेगी पड़ना हो तो आप 2 बंदे मिलकर इसको खींच सकते हो। ये खींच कर जितना खींच सकते हो आपको फील होगा बाकायदा इसकी लेंथ बढ़ रही है। ये लेकिन ये हमने पहले ही खींच के रखी हुई है टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। अब इस नावर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हम इसका फिश हुक बनाएंगे, को पकड़ा यहाँ से, इसको फिश हुक बनाया, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अमूमन जब मैं भी ट्रेनिंग करता था मैं डायरेक्ट स्ट्रेट वायर पास करता था, पास हो जाती है, लेकिन दैट इज़ रॉन्ग टेक्निक। पीछे से कहीं जाके ज़बान पे लगेगा, कुछ लगेगा और आपकी वायर पास नहीं होती है। इस फिश हुक के 2 फंक्शन है, एक तो ये आसानी से पास हो जाएगा, दूसरा इसकी टिप थोड़ी कर होगी ना तो पीछे आपका फ्लोर ऑफ माउथ है, ज़बान है, पीछे मुस्ताक बढ़ पाता है, ठीक है। वेस्ट पार्टी का फ्रैक्चर जो आपके ठीक में था वो नॉर्मल आ जाए, जो वो पास किया था ये साइन इस तरह की साइन फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई किया, पास किया, तो आपने छूटा ये लंबे नहीं छोड़ेंगे, ये निकला जाते हैं बोल अंदर चलेगा, जो बोल अंदर है नहीं कोई भी एक वायर
ये डिस्टल वायर के लाते हैं इसके पीछे जाके आगे आ जाए कोई भी वायर हो वायर को आपने यहाँ पे इस फिगर को प्रेस करो इस फिगर को क्या ठीक है बिलो द प्रोसेस में सेट वी हैव सिंपल घर पे प्रेस करो ये फ्री है छोड़ो हो गया और ये नहीं इस फिंगर को फोर्थ है फोर्थ दोबारा करो शाबाश दोबारा करो फोर्थ को ये वायर में नहीं होती जब लग से पर्शियल करते हैं नेगेटिव पर्शियल दे सकते हैं एक इधर पर होगा एक इधर कभी कभी क्या होता है एक इधर पर होता है एक इधर अभी दूसरी आसपास होती है ठीक है आसपास ये आपके पास इमिग्रेशन अवेलेबल होती है लेकिन इसे आप जैसे पास करते हैं रिड्यूस नहीं करते हमारा मेन स्टेशन वायरिंग है लेकिन ये एडिशनल ये आपको बताना चाहिए ये भी वायर वैसे कहते हैं क्लीट ये क्लीट लोअर में यूज करेगी और अपर वाटर क्लीट होते हैं ऊपर होते हैं ये चीज़ें आती हैं जो मैजिला है इसमें ये लगेगा ये एयरवे की स्टेशन कवर की थी। उसके अलावा हमने ऑर्थो में स्किन ट्रैक्शन और इसके अलावा बैक स्लिप कवर करवाई, सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइजेशन स्पाइन इंजरी के लिए लॉन्ग रोल वगैरह। इसके अलावा ट्रैकियोस्टमी कवर करवाई जो अभी हैंड्स ऑन में, चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन, डेंटल मैक्सिलोफेशियल वायरिंग करवाई इनसे और रेडियोलॉजी उनके साथ सिखाया। दिन छोटा था, कोशिश की है बेसिकली क्योंकि जो टीम है हमारे साथ और जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी उनको ओरिएंटेशन देने के लिए ये एक लर्निंग प्रोसेस है, बार बार होता रहेगा। आगे जैसे जैसे जितनी मरतबा होगा इंशाल्लाह लर्न करेंगे। तो सिर्फ थोड़ा सा आप हमारे सामने एक सीनियर मोस्ट हैं और पर्सनैलिटी है और हम लोग क्योंकि आप उससे ज़्यादा इंटरेक्ट हमारा होता नहीं है, लेकिन ये है कि हमें पता ज़रूर है। आप क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर अरसलान होते हैं हर वक्त, तो वो बता रहे होते हैं। और अभी जिस तरह ये आप लोगों के वर्कशॉप से तो एक तो आप काइंडली Thank you very much, Dr. Sab. You have invited me here. You know, this is not easy to arrange such sort of events. It's very difficult, you know. And the thing is, our education at this moment, particularly the medical education, we have distracted it towards the degree sort of a thing. You take a degree, put in a pocket, go anywhere, and that could be a license to kill anyone. So this should not be like this. Just to earn degree is just your entry into this field. Your skill basically is the most important tool with which you will fight in your future. If you don't have that tool, you will not fight to anything. As far as this workshop is concerned, I'll just concentrate myself towards this one. The importance of this workshop, you cannot imagine. अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जिस शख्स ने एक बंदे की जान बचाई उसने सारे जहां की जान बचाई. You know, tracheostomy, they have just told you about the tracheostomy, that how you will do the tracheostomy, where tracheostomy is indicated,
and why it is indicated. Tracheostomy, for the sake of tracheostomy, can kill a patient, you know. Where there is a life-saving procedure, it is a slaughtering as well. You slaughter someone. You see, whenever you see anywhere where there is a slaughterhouse, they cut the trachea. Then they asphyxiate a patient with that animal through cutting a trachea. So you are doing the same thing. So where there is a life-saving procedure, it can kill a person. And after doing tracheostomy, putting a cannula inside, that is the only inlet through which patient is surviving. Another way around, if you have not done any tracheostomy, patient can, you see, put an effort through nose, through mouth, from anywhere he can inhale and exhale. But when you have done tracheostomy, only a single hole, that could be the most important thing. And that the total life is revolving around that cannula. So the cleanliness of that cannula is very, very important. I always say my students, whenever you do a suction, that is very, very important in tracheostomy. Whenever you do a suction, when you are putting a catheter inside the cannula, you hold your breath. The moment you will be suffocated yourself, you take that catheter out, because patient will also be suffocated. Sometimes we put a catheter inside, we suctioning, and patient is suffocated and the saturation gone down to 20, 30 like this. So that should be very, very important when you are doing suction. Another very misconception prevails that you put a soda carb or things like this, a lot of fluids inside. So you must know what is the capacity of alveoli to absorb that solution. That is maximum of 5 milliliter. If more than that, that could be a problem. So at the same time, at one time, 5 milliliter, more than 5 milliliter is not indicated. And soda carb nowadays is abandoned, basically, is much irritant. When you put inside, patient will cough like anything, and its CO2 will be, you see, accumulated in the blood like anything. So clean it regularly. Have a wet gauze or any filter which is wet on the tracheostomy. So dry air should not go inside. When dry air will go inside, because you have violated the airway, basically gone down. So where the air is being wet, that is not there now. So dry air will go in and it will create a very big plug down the tracheostomy. So frequent suction, proper hydration of the patient is very, very important. And the other thing which they have told me, that the log rolling, you have just learned about the log rolling, that is also very important. In log rolling, most of the students and most of the doctors sometimes create problem. They don't know what is the log rolling is. So the learning of log rolling is very important to save the spine or cervical spine or lumbar spine, wherever it is. And the third most important thing is, when you have exposed the patient, now previously it was A, B, C, D, now E is there as well. It is added into it. That is basically the exposure. When you have exposed your patient, see the environment, whether it is cold, hot, whatever it is, because you will have to maintain the thermia of the patient. If hypothermia usually kills the patient. So you must consider it properly. The hypothermia kills the patient very soon. And the last thing I just wanted to tell you about this, that is the neurological deficit. D for, I used to say D for Dimag. So it's easy to learn. It's a neurological deficit basically. That is also very, very important thing. I can say a simple word to you. If you ask the patient, Assalamu alaikum, and he can shake the hand with you 15 by 15, no worry, nothing. And the last thing you should see in the D, that is one patient who is crying and asking for help in multiple people who are injured. Don't help him. Help those are not crying, not asking for help. They are down in GCS. Whosoever is crying and asking for help, his GCS is perfectly fine. And the other time when you are free to help him. So that was my few words about this
workshop. Anything, any discussion you wanted to make, I'm here to answer you. If any query, anything into your mouth. So time is limited because Jummah prayer is around. So I think questions, because okay, one or two questions if you have. Anyone, कोई स्टूडेंट में आप लोगों ने जो क्या सीखा वही बता दो अपना एक्सपीरियंस. Okay, well, so no question, meaning thereby either you understand everything or you don't understand anything. Thank you so much. Sir was Dr. Professor Riyaz Wadaich. He came from Lahore specially for the conference, and I belong to maxillofacial department. And we are also arranging multiple workshops. One workshop was conducted last week. One was conducted yesterday. One is today. Tomorrow is our another workshop, and that is on first head and leg live surgery, in which Sir Riyaz is master trainer, and he will deliver and perform the surgery live while all the candidates will be sitting in seminar room. और वहाँ पे सर हेड एंड नेक सर्जरी करेंगे. हमारी स्पेशली मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है. आप सब MBBS स्टूडेंट्स हो. हम लोगों को ये मैक्सिलोफेशियल इंक्लूड करना इसलिए मस्त था कि हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन बढ़े, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोग डील कर रहे होते हैं आप लोगों को नहीं पता होती. इसीलिए हम लोगों ने एक स्टेशन भी आज इंपॉर्टेंटली मैक्सिलोमैंडिबल फिक्सेशन और वायरिंग पर रखा था, जो आप लोगों ने बिल्कुल नया था, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी लर्न किया होगा. एंड ही इज़ ऑल्सो CPSP कन्वीनियर, और हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, और जो हमारे सुपरवाइज़र हैं सर काशिफ अली चिन्नड़ी, उनके सुपरवाइज़र हैं. तो अभी सर के भी जो ट्रेनिंग है उनके भी ट्रेनिंग हो गए हैं, और 5-6 सालों में उनके भी ट्रेनिंग हो जाएंगे. तो सर आप परदादा परदाना बन जाएंगे 5-6 सालों में. और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सर रियाज अहमद वड़ाइच और डॉक्टर सजन हालेपोटो, हमारे रिस्पेक्ट, इनको सब जानते होंगे आप, इस डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर. सर आप काइंडली स्टेज पे आइएगा, हम लोग शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करेंगे. थैंक यू सो मच. टारगेट पॉपुलेशन थी और वो थे ऑडियंस थी हमारी, उसमें बेसिक के अंडर ग्रेजुएट से, हाउस ऑफिसर से और जूनियर रेजिडेंट्स से. कुछ हमारे दोस्त इसरा से भी हमारे पास आए थे इस वर्कशॉप के लिए. अच्छा, ये जो वर्कशॉप हमने किया प्राइमरी ट्रॉमा केयर का, इसमें जो हमने स्टेशंस कवर की वो थ्रू आउट पूरी जो ट्रॉमा के साथ रिलेटेड फील्ड्स हैं उन सबको मिलाया था हमने. इसमें ऑर्थोपेडिक में से स्किन ट्रैक्शन थी और बैक स्लैब थी, और इसके अलावा एयरवे ब्रीदिंग के लिए डॉक्टर कैलाश ने हमें हेल्प की थी एनेस्थीसिया की तरफ से. सर्वाइकल इंट्यूबेशन भी इन्होंने करवाई. अच्छा, सर्वाइकल स्पाइन इमोबिलाइजेशन और स्पाइन की इमोबिलाइजेशन, लॉग रोल वगैरह वो न्यूरो का पार्ट था, वो हम लोगों ने कवर किया था. अच्छा, इसके अलावा सर 3 हमने इस जो कॉन्टेक्स्ट में नई चीज़ की थी, जो नए तरीके से हमने करने की कोशिश की. एक हमने इसमें ट्रेक्योस्टमी का किया था, जो गोट मॉडल पे हमने किया था, ट्रेक्योस्टमी करवाई. तो डॉक्टर शेरिया राजपूत को हमने रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर अशफाक और डॉक्टर मुशर्रफ, तो बिलावल मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी थी, उन्होंने करवाया था, ये जो हैंड्स ऑन करवाया बच्चों को. इसके अलावा चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन प्रोफेसर गफूर ललवानी साहब ने उसमें हमें हेल्प की उन्होंने. और डेंटल वायरिंग, मैक्सिलोफेशियल की वायरिंग जो है यूजुअली हम MBBS वाले नहीं कर रहे होते, लेकिन पेशेंट्स तो आ रहे होते हैं हमारे साथ भी, तो हम डील कर रहे होते हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं आ रहा होता, तो उसका भी एक स्पॉट था. तो डेंटल वायरिंग का जो स्पॉट था, ट्रेक्योस्टमी था, और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक का, ये स्पोर्ट्स यूजुअली हम पहले जो हम कर रहे होते थे उसमें नहीं हो रहे होते थे इस तरह के, तो ये हमने नए किए थे. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह सर थोड़े टाइम में हमने कोशिश की कि जितना इसको कंपोज कर सकें और दे सकें, डिलीवर कर सकें. वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अगर तमाम थोड़ा सा. टू एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पीर असद को, डॉक्टर अरसलान को, दोनों को मुबारकबाद. व्हिच द बेसिक नीड ऑफ द ऑल द डॉक्टर्स, एंड इन होप in future they will also involve the Department of Emergency Medicine, because we have developed the Department of Emergency Medicine. So we have one consultant, he is qualified from the Royal College of London, so he is in the emergency department of COD Civil Hospital Hyderabad. So they will also involve the emergency consultant, and this workshop is beneficial for all the medical students and for all the general practitioners and all type of doctors. This is the basic need of every doctor. So I must congratulate this youngster team, all this team, and they are also helpful for the postgraduate students. I have seen they have arranged many workshops, many short courses for the examination preparation,
and they are also continuous giving us feedback for the post-graduation system, because post-graduation students, basically they are the backbone of the any institute. Just like the nursing staff and residents, they are the backbone of the hospital. So these post-graduation students or residents, they are the backbone of any university. So we are concentrating on the post-graduate students and their study and their problems. So inshallah, we will revise the curriculum of postgraduate students, because approximately 400 millions we are spending per year on the postgraduate studies on the all PG student. So outcome of the postgraduate students is still questionable. So along with these youngsters and our faculty members and all the deans are concentrating on for the revision of the curriculum and syllabus of the postgraduate students, because we hope that in future we need best outcome from the postgraduate students, because approximately 400 students are in the FCPS and around about 300 students are in MD, MS programs, and other students are in the master's program. Approximately 970 students are registered in Liaquat Medical University Health Sciences, and the passing ratio in few subjects is very low. So at least I am concerned regarding the passing percentage. At least 25 to 50% students should be passed every year, because at 500 millions we are approximately giving salaries to the teaching faculty, and 400 millions we are spending on the post-graduation students, and the outcome is not satisfactory and in front of all of you. So hopefully we will concentrate on the post-graduate students, and there are many problems in the curriculum and there are many flaws in the training. So we are here to rectify it. If you got any suggestion, you can WhatsApp me. We have opened the portal for student suggestion. You can send through the portal for positive suggestions, or you can email us on the portal, or you can send us hard copy. So we will try to improve the postgraduate system, inshallah. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your kind words and for your kind input. First, I'll request you to please give shield to our kind guest of honor, respected guest of honor, Dr. Feroz Kalhoro.